इतिहास का ना एक बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल रूल है। हर महान साम्राज्य, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे इलानियन प्लेटो ने इस रूल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और यहीं से सामने आती है इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री। सोचने वाली बात है, एक ऐसा कल्चर जिस पर बार बार ग्रीक्स, अरब्स, टर्क्स और मंगोल्स ने इतने भयानक हमले किए, वो कभी पूरी तरह से मिटा कैसे नहीं? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प साइकिल में छिपा है। इसे एक फीनिक्स की तरह समझा जा सकता है। होता ये था कि मिलिट्री हार बड़ी ही विडंबना से एक कल्चरल जीत बन जाती थी। पहले विदेशी हमला होता, साम्राज्य गिरता, लेकिन फिर जो विजेता होता था वो खुद हारने वालों के कल्चर को अपना लेता था। है ना कमाल की बात? तो चलिए पहले साम्राज्यों के उदय के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं साइरस महान का दौर। शुरुआती दौर में असीरियंस जैसे पिछले साम्राज्य खौफ और आतंक के दम पर राज करते थे। लेकिन साइरस द ग्रेट ने एक बिल्कुल ही नया तरीका आजमाया, यानी समावेशन। उन्होंने माउंटेनस ईरानियन प्लेटो में वहां के लोकल मीडियन नोबल्स को सत्ता में बनाए रखा, बेबीलोन को आज़ाद किया और सबसे बड़ी बात, स्थानीय धर्मों का पूरा सम्मान किया। और इस साम्राज्य का स्केल वो वाकई चौंकाने वाला था। हैरानी की बात है कि डेरियस द ग्रेट ने 2700 किलोमीटर लंबा एक रॉयल रोड बनवाया था। ये प्राचीन दुनिया का एक सुपर हाईवे था, जहां से मैसेंजर्स उस विशाल अकीमेनिड एम्पायर को सिर्फ कुछ ही दिनों में पार कर लेते थे। लेकिन फिर वक्त बदला और पश्चिमी ताकतों से टकराव शुरू हुआ, यानी ग्रीक और रोमन युद्ध। मैराथन की हार से लेकर थर्मोपोली के युद्ध और एथेंस के जलने तक, ये पूरा संघर्ष दोनों तरफ से बहुत विनाशकारी साबित हुआ। और इस अकीमेनिड एम्पायर का अंत किसके हाथों हुआ? सिर्फ 20 साल के एक मैसेडोनियन राजा के हाथों, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। 330 बीसीई में महान पर्सेपोलिस शहर जलकर पूरी तरह राख हो गया। लेकिन रुकिए, यहीं पर इतिहास का पहला बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। दुनिया का सबसे महान विजेता असल में खुद जीत लिया जाता है। अलेक्जेंडर ने सिर्फ पर्शिया पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उसने ग्रीक तौर तरीके छोड़कर पर्शियन शाही दरबार के नियम अपना लिए, एक लोकल राजकुमारी से शादी की और यहाँ तक कि पर्शियन कपड़े भी पहनने लगा। भारी भरकम ग्रीक आर्मर छोड़कर पर्शियन पतलून पहनना, ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव था। इसके कुछ दशकों बाद नए पार्थियन एम्पायर ने बैटल ऑफ कर्राए में मार्कस क्रैसिस की शक्तिशाली रोमन सेना को लिटरली धूल चटा दी। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सटीक थी। अपनी मोबाइल कैवलरी, ऊंटों की अनथीन सप्लाई लाइंस और पीछे मुड़कर तीर चलाने वाले जानलेवा पार्थियन शॉट का इस्तेमाल करके उन्होंने रोमन हैवी इन्फेंट्री को पूरी तरह से बेबस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरब और मंगोलों के दौर में ससानियन एम्पायर का पतन कैसे हुआ। हुआ ये कि बाइजेंटाइन से लड़ते लड़ते विशाल ससानियन एम्पायर पूरी तरह से थक चुका था और इसी बात का फायदा उठाया अरेबियन डेजर्ट से आई नई हाईली मोटिवेटेड इस्लामिक अरब सेनाओं ने। 400 साल पुराना ये सुपर पावर 628 सीई से ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हुआ और 651 सीई में आखिरी राजा की हत्या के साथ पूरी तरह बिखर गया। लेकिन याद है ना वो फीनिक्स साइकिल? हमेशा की तरह मिट जाने के बजाय ईरानियन कल्चर ने अंदर से ही इस नए इस्लामिक ऑर्डर को एक तरह से हाईजैक कर लिया। अब्बासिद राजधानी बगदाद शिफ्ट हो गई, पर्शियन ब्यूरोक्रेट्स पूरा प्रशासन चलाने लगे और एक ऐसा बेमिसाल बौद्धिक पुनर्जागरण शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस रिवाइवल का अंदाज़ा सिर्फ एक ही चीज़ से लगाया जा सकता है, फिरदौसी की लिखी शाहनामे। इसमें 60,000 से ज़्यादा छंद हैं। ये इतनी विशाल है कि इस अकेले महाकाव्य ने पर्शियन भाषा और उनकी प्राचीन पौराणिक पहचान को उस वक्त हमेशा के लिए बचा लिया जब वो मिटने की कगार पर थी। और फिर एंट्री होती है चंगेज़ खान और मंगोल्स की। इन्होंने इस क्षेत्र में इतिहास की सबसे भयानक तबाही मचाई और शहरों को मलबे में बदल दिया। लाखों लोग मारे गए। लेकिन इसके बाद भी वही साइकिल चमत्कारिक रूप से फिर से दोहराई गई। जो मंगोल शहरों को राख कर रहे थे, वे बाद में इस्लाम अपनाकर पूरी तरह पर्शियनाइज्ड हो गए। और मजे की बात तो ये है कि वे उसी पर्शियन आर्ट के सबसे बड़े रक्षक बन गए जिसे उन्होंने कभी अपने पैरों तले कुचला था।
अब आते हैं आधुनिक दौर में, जहां आधुनिक ईरानी पहचान और सव्विद राजवंश का उदय हुआ। साल 1501 में मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। सफ़विद राजवंश के सिर्फ 14 साल के एक लड़के इस्माइल ने केवल जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि एक विशिष्ट धार्मिक पहचान बनाई, 12 शिया इस्लाम। इसी एक फैसले ने ईरान को उसके ताकतवर सुन्नी ऑटोमन पड़ोसियों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। फिर आती है 20वीं सदी, जिसका सफर और भी तेज और उथल-पुथल भरा रहा। इस दौर में तेज आधुनिकीकरण देखा गया, विदेशी हस्तक्षेप हुआ और भारी राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। ये सब जाके 1979 की क्रांति में बदल गया, जिसने 2500 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करके एक मॉडर्न थियोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। सत्ता के केंद्र जरूर बदले, लेकिन इस देश का सफर कभी नहीं रुका। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल उठता है। साम्राज्य तो एक दिन धूल में मिल ही जाते हैं, लेकिन मानव इतिहास में सबसे बड़ी ताकत शायद सैन्य बल या हथियार नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति के उस गहरे लचीलेपन में है जो मिटने से साफ इनकार कर देती है। अपने विजेताओं को ही अपने रंग में ढाल लेना, शायद यही जीत का सबसे असली और अंतिम रूप है। क्या ऐसा नहीं लगता?